हेलो फ्रेंड्स, मैं बलदेव सिंह रंधावा। बात करते हैं एनवायरनमेंट लॉ। टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन। मीन्स एनवायरनमेंट क्या है और प्रदूषण क्या है। एनवायरनमेंट एक फ्रेंच शब्द एनवायरन से निकला है, जिसका मतलब है हमारे चारों तरफ का वातावरण, चाहे वो जीव सजीव हो या निर्जीव। पर्यावरण यानी सराउंडिंग्स, जिसमें सभी चीज़ें शामिल होती हैं, उसी को वातावरण कहते हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव। एंड कंटेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल होगा। तो एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ की हर चीज़, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, जिसका हम पर असर पड़ता है, पानी, हवा, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर चीज़ को मिलाकर एनवायरनमेंट बनता है। फिर आता है मीनिंग एंड कंटेंट्स ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण का मतलब क्या है और इसमें कौन कौन से तत्व होंगे और कितने प्रकार का ये हो सकता है। हम कह सकते हैं कि वातावरण में हमें जो एक सिस्टम बना हुआ है हमारे ग्रह का, क्योंकि जिस तरह का ग्रह हमारी पृथ्वी पर है, वैसा वातावरण और किसी भी ग्रह पर, प्लेनेट पर नहीं है। तो हमारा ग्रह इसीलिए यहाँ जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ एक निश्चित अनुपात में कुदरत द्वारा बनाई गई है और उसमें जरा सी भी किसी चीज़ की कम या ज़्यादा, इवन कि ज़्यादा होने को हम प्रदूषण या पोल्यूशन कहते हैं। चाहे वो किसी प्रकार की गैस हो, गर्मी हो, धुआं हो, जल में कोई चीज़ मिलती है, कोई और चीज़ मिलती है, तो उससे जिस तरह से हमें जरा सी बात से हमें चिड़चिड़ापन होता है, बीपी होता है, हमें बीमार पड़ जाते हैं, वैसे ही जीव जंतुओं पर असर पड़ता है और पौधों की किस्में, जीव और सजीव, या तो ख़त्म होते हैं या फिर उनमें चेंजेज आते हैं। इसी को इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन भी कहा जा सकता है। फिर आता है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण किस किस प्रकार का और किन किन चीज़ों पर असर करता है। तो पोल्यूशन हमारे वायुमंडल पर, हवा पर भी करता है, जल पर भी करेगा, वाटर पोल्यूशन कहेंगे, लैंड पर भी करेगा। यदि ज़मीन में कुछ ज़्यादा चीज़ें, कचरा वचरा इधर उधर का जाएगा तो उपज होना या दूसरी चीज़ों पे असर पड़ेगा। और ध्वनि, जिसको साउंड कहते हैं, हम नॉइस भी कहते हैं इसको, हम एक लगभग हमारे जो कान हैं वो हमारे 80 डेसिबल, इसकी डेसिबल यूनिट होती है, डेसिबल से ज़्यादा यदि हमारे चारों तरफ शोर होगा तो हमें जीना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। इसी तरह से लाइट पोल्यूशन है। लाइट पोल्यूशन का मतलब है कि हम आकाश को या ऊपर की तरफ बिल्कुल साफ़ सुथरा या चारों तरफ देख सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट्स की अधिकता के कारण यदि हम आकाश को नहीं देख सकते तो उसे लाइट पोल्यूशन कहा जाता है। इसी तरह से रेडियो एक्टिव पदार्थ जब निकलते हैं, जिस तरह से रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, जो ख़ास तौर से हमारे कुछ चीज़ों से या बिजली घरों से या आर्म्स जो आर्मी वगैरह यूज़ करती है उससे निकलते हैं, तो उसको भी रेडियम पोल्यूशन कहा जाता है। फिर आता है इससे बीमारियां। तो इससे बीमारियां, हमें अनगिनत प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं जो हमें और आने वाली पीढ़ियों में जन्मे अजन्मे बच्चों पर भी असर करती हैं। फिर आता है लीगल कंट्रोल, यानी इसको कैसे रोका जाए और पुराने प्राचीन इतिहास से इसका क्या संबंध है और रहा है। तो कानूनी कंट्रोल करने के लिए हमारे संविधान समेत दुनिया भर और हमारे देश में बहुत तरह के कानून बने हुए हैं। भारतीय परंपरा में हमारा पर्यावरण, जो हमारे चारों तरफ का पर्यावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, हम सबको पूजनीय मानते हैं। इसलिए हम जीवों की पूजा करते हैं, पेड़ों की करते हैं, वातावरण की करते हैं, और इसीलिए हमारे धर्म के अनुसार वातावरण को बचाना जरूरी है। वो हम सदा से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा रहता है। हम इस तरह से उत्सव मनाए जाते हैं और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का बताया जाता है। इसी है धर्म ऑफ इन्वायरमेंट, यानी वातावरण को अच्छा साफ सुथरा रखना हमारे धर्म में महान कर्तव्य और मुख्य कर्तव्य माना गया है। फिर आता है ब्रिटिश राज में
क्या विकास या विनाश हुआ। तो अंग्रेज़ लोग हमारे यहाँ आए या उससे पहले आमतौर पे पूरे यूरोप में हमसे पहले बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है बहुत सारी इंडस्ट्री बनना या इंडस्ट्री लगना, और उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जब बिजली नहीं थी तो भाप के इंजन बने, और भाप के इंजन कोयले और लकड़ी से चलते थे, तो उससे आग जलने से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ। खानों से कोयला निकलने लगा और उससे बड़े बड़े कारखाने चलने लगे जिससे धुआं निकलने लगा, और उसी को औद्योगिक क्रांति, जिससे उद्योग बड़े, औद्योगिक क्रांति हुई। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा प्रदूषण भी फैलना शुरू हुआ, और बहुत चीज़ों की उद्योगों में खपत होने के लिए पहाड़ खोदे जाने लगे, पेड़ काटे जाने लगे, ज़मीन से कोयला वगैरह निकलने लगा, तो उससे जो कुदरती संरचना सी वो उलट पुलट होने लगी, और उसको कहा जाने लगा पर्यावरण का विनाश। फिर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर। एक्सप्लॉइटेशन होता है किसी चीज़ का गलत तरीके से इस्तेमाल या शोषण करना। तो इस तरह से जब हमने या किसी भी देश ने इस तरह से जब औद्योगिक विकास के लिए, खुद के विकास के लिए पर्यावरण को बिना सोचे समझे उसका विनाश करना शुरू हुआ, सड़कें बनी, पहाड़ तोड़े गए, नदियाँ निकालने के लिए पानी रोका गया, डैम बने, तो कुदरती बहाव में जो नदियाँ चलती थी वो बंद हो गई, वहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे मरने लगे, और कुछ नई तरह की चीज़ें, जिस तरह से हमारे पानी के डैम बने हुए हैं, तो कुदरती जो नदियाँ साल भर चलती थी वो बंद हो गई, और उसके बाद आर्टिफिशियल नहरें निकाल कर पानी अपनी मर्जी से दिया जाने लगा। तो आप भी देख रहे होंगे कि आपके बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे ख़त्म भी हुए और बहुत सारी नई चीज़ें बनी भी, और उसका नतीजा होता है कि अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी और सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा होने लगी। इस तरह से मौसम में बदलाव जो आते हैं, बर्फ़ पड़ना या दूसरे चीज़ें, वो सारी इनका नतीजा है। फिर आता है उपताप या न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब है कुछ ऐसा करना, कोई व्यक्ति या तो अपने घर में या पब्लिक प्लेस पर कुछ ऐसा करता है कि वहाँ दूसरे रहने वाले, अड़ोसी पड़ोसी, गुजरने वाले आसपास के लोगों को उससे या तो मानसिक शारीरिक क्षति होगी, या उनकी प्रॉपर्टी का विनाश होगा, या इससे उनको एक तरह की चिड़न पैदा होगी। जैसे हमारे घर के बाहर या रास्ते में गंदगी पड़ी हो, कुछ और पड़ा हो, रास्ता रुका हुआ हो, अचानक ट्रैफिक जाम हो जाए, टीपी ज़्यादा हो, तो हम चिढ़ने लगते हैं। उसी को उपताप या न्यूसेंस कहा जाता है। तो इंडियन पिनल कोड या दंड संहिता, तो हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 268 में इस पर प्रदूषण फैलाने पर 6 महीने की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। और इससे आगे चलते हुए अलग अलग तरह से जुर्माना, प्रदूषण फैलाना या सामान्य तौर पे या नदी नालों को गंदा करना या और चीज़ों को गंदा करना, वो भी प्रदूषण की परिभाषा में, उपतापकी में आता है। न्यूसेंस क्रिएट करना। और फिर आता है वर्ड क्वारंटाइन, जो आजकल कोरोना के काल में लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। ये आईपीसी में बहुत पहले से है, 1860 में इसको भारतीय दंड संहिता में अंग्रेज़ों ने लगा दिया। तो सेक्शन 271 के अनुसार उसमें जो डेफिनेशन दी गई है ये है कि यदि किसी खतरनाक बीमारी के कारण लोगों को या किसी जहाज़ को दूसरों से बचाना हो और बचाने का निर्देश दिया जाए और कोई उसका उल्लंघन करेगा तो उस पर ये नियम लागू होगा। उसको कहा जाता था क्वारंटाइन का रूल। ये आईपीसी की सेक्शन 271 में लिखा गया है, जिसमें 2 साल तक अगर कोई करेगा तो 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान उसमें है। और यही क्वारंटाइन जो अब कोरोना काल में लोगों को अलग थलग किया जाता है, वो क्वारंटाइन शब्द वहीं से निकला है। फिर आती है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता। तो उसकी सेक्शन 133 में है कि यदि कोई भी किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करता है पब्लिक प्लेस पर, तो उसकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कलेक्टर से शिकायत की जा सकती है। तो वो फिर उस पर उचित प्रक्रिया बनाकर उसको ख़त्म करने की बात करता है। फिर आता है एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में वातावरणीय चिंताएं, तो इस तरह की चिंताएं हमारी सरकारें भी कर रही हैं और हमारे जो समझदार लोग थे कर रहे हैं, और इसी के आधार पर बहुत सारे कानून जो है
लगभग 7-8 कानून आप इसी पेपर में पढ़ोगे। आपको पढ़ना है जल प्रदूषण से संबंधित, ध्वनि प्रदूषण से, जीव जंतु, वातावरण, फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड फॉरेस्ट एक्ट, नेचुरल कंजर्वेशन एक्ट, वो सारे आप पढ़ेंगे। वो सारे जो एक्ट बने हैं वो इसी मॉडर्न इंडिया के काल में और वातावरण को बचाने और उसका संरक्षण करने के लिए ही बनाए गए हैं। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू एनवायरनमेंट। हमारे संविधान में और दूसरे कानूनों में वातावरण को किस तरह से संरक्षण करने की बात की गई है। तो पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। जब संविधान बनाया गया तो उसमें भी ये कहा गया कि डेवलपमेंट एंड प्रॉपर्टी ओरिएंटेड अप्रोच, उसमें ये कहा गया कि विकास भी किया जाएगा और उसके साथ साथ संपत्ति को भी संभाल कर रखा जाएगा। यही हमारे संविधान में। और उसके बाद जो विकास का लक्ष्य है, इस चीज़ को हमने हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, और पहले इसको मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, और बाद में इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ी गई। ये तीनों मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन के इस मोटिव को पूरा करते हैं। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स एंड एनवायरनमेंट। मूलभूत अधिकारों में वातावरण की क्या बात की गई है। तो सेक्शन 21 जो है वो कहता है कि हमें फिजिकल और लाइफ सिक्योरिटी हमारा फंडामेंटल राइट है। उसमें सिर्फ इतनी ही बात लिखी गई है, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को जब डिलिब्रेट किया गया न्यायालयों द्वारा, तब ये बातें और आई कि किसी भी तरह के जीवन में जोखिम जो होगा वो हमारे सेक्शन 21 आर्टिकल 21 का वॉयलेट करेगा, इसलिए हमारे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। और उन अधिकारों को बचाए रखने के लिए कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। राइट्स टू क्लीन एंड हेल्थी एनवायरनमेंट, तो ये इसी का हिस्सा है। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय, जब ये कोरोना काल चल रहा था तो वित्त मंत्रालय की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने भारत सरकार को ये कहा कि मूल अधिकार को, जो हमारा हेल्थ का जो अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, उसको भी मूल अधिकारों में जोड़ा जाना चाहिए। और अभी जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो राज्य सूची में है, यानी राज्यों का विषय है, 7वीं अनुसूची में है। उसमें ये सिफारिश की गई कि उसको कनकरेंट यानी समवर्ती सूची में जोड़ा जाए और उस पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों कानून बना के स्वास्थ्य को लोगों का मूल अधिकार बनाया जाना चाहिए, ऐसी उन्होंने रिकमेंडेशन या सुझाव दिया है। तो इस पर संविधान ने क्या क्या किया। आप बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला केस लिख सकते हैं, उसमें लोगों को खानों से बचाया था और उनके स्वास्थ्य के बारे में बात की गई थी कि उनका स्वास्थ्य रखा जाए, इसलिए उनको खानों से बचाया था। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला केस जो IPL में आपने पढ़ा, PIL में। इसी तरह केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम लुबाया बग्गा, तो ये पंजाब सरकार के किया था। दूसरा है स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस मोहिंदर सिंह चावला, तो ये भी स्वास्थ्य से संबंधित है और आप इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है, ये बात हमने कर ली है कि इसको कैसे शामिल किया जाए। रिकमेंडेशन बाय फाइनेंस कमीशन इन 2019 टू सेट डाउन हेल्थ इन स्टेट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये बात मैंने बताई कि इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक मीटिंग हुई फाइनेंस कमीशन की और उन्होंने कहा कि इसको समवर्ती सूची में शामिल किया जाए हेल्थ को, और उसको मूलभूत अधिकार शामिल किया जाए। फिर आती है बात एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, वातावरण बिना विकास। इसका मतलब ये है कि वातावरण का हमें अपने वातावरण को बचाते हुए इस तरह का विकास करना चाहिए कि वातावरण का विनाश ना हो। वातावरण के विनाश पर विकास की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ऐसा बहुत सारे केसेज में भी कहा गया। और ये चीज़ हमें भी समझनी चाहिए, हमारा विकास ऐसा हो कि वातावरण बचा रहे और संरक्षित भी रहे और आगे भी बढ़ता रहे। यदि हम सड़क निकालने के लिए, नदियाँ निकालने के लिए पहाड़ों को तोड़ देंगे, जंगलों को काट देंगे, तो फिर वातावरण ख़त्म होगा। तो वेल्लोर केस जो आप पढ़ेंगे, वेल्लोर केस वर्सेस आंध्र प्रदेश वाला, तो उसमें भी यही कहा गया था कि वातावरण के विनाश की कीमत पर विकास की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये वेल्लोर केस आपके लीडिंग केसेज में शामिल है नीचे। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एनवायरनमेंट।
नीति निर्देशक तत्वों की आर्टिकल 48A में ये कहा गया है कि हर नागरिक का ड्यूटी है कि वो जल, जीव, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधों की सुरक्षा करे और वातावरण को बचाकर ये है उसमें नीति निर्देशक तत्व, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो वातावरण को बचाते हुए इस तरह के विकास की प्लानिंग करे कि वातावरण हमारा संरक्षित रहे। 48 ये नीति निर्देशक तत्व जी सरकार के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड एनवायरनमेंट। तो ये कैसे होता है? फंडामेंटल ड्यूटी है नागरिकों के कर्तव्य। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला हिस्सा है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और आर्टिकल 51A में लगाया गया था। इसमें लगभग 6-7 हैं। ये ड्यूटी जो बताई गई ये नागरिकों की ड्यूटी है, हर नागरिक का कर्तव्य है। 51A पार्ट सब सेक्शन G में ये लिखा है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो वातावरण से संबंधित चीज़ों को बचाए, जिसमें वन, झील, नदी, जानवर, उनको बचाए और उनके वृद्धि के लिए योगदान करे। फिर आता है इमर्जिंग प्रिंसिपल्स, यानी नए कुछ सिद्धांत जो आज के वक्त पे ज़रूरत है और आगे चलते हैं। इनको नवोदित या उभरते हुए सिद्धांत भी कहा जाता है। इट मीन्स जैसे एक है पोल्यूटर पेज, कि जो प्रदूषण करता है उसको ही उसका पैसा अदा करने होगा, यानी उसको उसे सही भी करना होगा। ये जो चीज़ निकली गई थी ये निकली गई थी 1972 में। इसको सबसे पहले शुरू किया गया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट नाम की संस्था के माध्यम से ये चीज़ आई थी और तब ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ और इसको लागू किया जाता है। श्रीराम फूड्स 1987 केस जिसको आप पढ़ते हैं, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 वाला जो केस है वो यही है, श्रीराम फूड्स। तो उस केस में दिल्ली में एक कारखाने से गैस लीक हुई थी जिससे एक उनके पड़ोसी वकील महोदय की डेथ हुई थी और एक कुछ और लोग बीमार हुए थे। तो मेहता साहब ने वहाँ PIL लगाई तो कोर्ट ने उसमें उनकी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मानी थी। सब पहली बार यहाँ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यहाँ मानी गई थी। आपने जो रॉलैंड एंड फ्लेचर वाला मामला पढ़ा था टोर्ट में, वहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थी। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। तो वहाँ उसने पौंड को बचाने के लिए पूरी कोशिश करी थी तो न्यायालय ने छोड़ दिया। लेकिन स्ट्रिक्ट जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास कोई खतरनाक चीज़ है, चाहे उसने उसको बचाने के लिए पूरे प्रयत्न किए, फिर भी यदि नुकसान होता है तो उसको हर हालत में पे करना ही होगा। इसी को एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कहा जाता है। और ये वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो श्रीराम फूड वाले मैटर में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में इस केस को, इस सिद्धांत को लागू किया गया था। फिर आता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, पूर्व सावधानी का सिद्धांत। यानी आप कुछ ऐसा पूरा रखो कि नुकसान हो ही मत। तो यहाँ बात हो रही है पोल्यूशन की, तो इसलिए मतलब है कि प्रदूषण होने ही मत दो। हर चीज़ को इस तरह से आप सिस्टम बनाओ कि कम से कम गैसेज या कम से कम पोल्यूशन जो है वो एमिट हो, उत्सर्जन हो, इसका ये मतलब है। फिर आता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब है पब्लिक होता है जनता, ट्रस्ट होता है न्यास। न्यास का मतलब जो धार्मिक संस्थाओं के जो लोग उसको संभालते हैं उनकी ये ड्यूटी है कि उस चीज़ को उन लोगों के लिए बचा के रखें जिनके लिए रखी गई है, उसी को न्यास कहा जाता है। न्यासी होने का मतलब है विश्वास होना, कि आप पर किसी का विश्वास था और आपको वो उस जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप उसको उस तरह से बचा के रखो। तो वातावरण के लिए भी ये इस तरह से जिम्मेवारी सौंपी गई है जनता पर और सरकार पर कि वातावरण को बचाओ और उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखो। इट मीन्स जियो और जीने दो का सिद्धांत है कि सरकार जो है वो वातावरण की या पर्यावरण की ट्रस्टी है, ना कि उसको नष्ट करने वाली। तो उसकी भी जिम्मेदारी है और लोगों की भी कि वातावरण को हर हाल में बचाकर रखा जाए। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय या संरक्षित विकास। इसका मतलब ये होता है कि विकास ऐसा हो कि विनाश ना हो,
या यदि आप पेड़ काटते हैं, एक काटते हैं तो 10 लगाइए। जितना आप प्रकृति का नुकसान करते हैं उतना ही प्रकृति को वापस लौटाया जाए। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि प्रकृति जीवित रहेगी तो हम जीवित रहेंगे। फिर आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक हितवाद। तो पब्लिक PIL का मतलब यहाँ क्या है? तो PIL का मतलब ये है कि वातावरण बचाने के लिए यदि कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट में आता है, लिटिगेशन करता है, वाद लाता है, तो यदि वो वास्तव में जनता के हित में है तो उसको लाना चाहिए, और उस पर कोर्ट्स फ़ायदा भी देती हैं और दे रही हैं, क्योंकि मैटर जनहित का होता है। ये कहा गया PIL मे बी अलाउड इफ़ इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो श्री राम वाला फूड्स वाला मैटर जो 87 में किया गया MC मेहता साहब ने, और दूसरा मैटर जो आप पढ़ेंगे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 वाला, वो कानपुर की टैनरीज के बारे में था, जहां वो खालों से और दूसरे शहर का निकलने वाला गंदा पानी जो चमड़ा उद्योग से, टैनरीज कहते हैं उसको, चमड़ा रंगने वाला, उसका प्रदूषण का पानी गंगा में जा रहा था। तो ये दोनों केसेस किए गए थे और दोनों को उन्होंने PIL मानते हुए एक्सेप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और दोनों पर ही ऑर्डर जारी किए थे। तो इसलिए इसका मतलब है कि PIL भी एनवायरनमेंट बचाने के लिए एक्सेप्ट की जाती है और की जा रही है। फिर आता है जुडिशियल एक्टिविज्म परटेनिंग टू एनवायरनमेंट पोल्यूशन। अब ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या और ये पर्यावरण बचाने के लिए कैसे काम करती। तो जुडिशियल एक्टिविज्म ऐसा तरीका है जिसमें अदालत अपनी परंपरा से आगे जाकर न्याय देने के लिए परंपरा से हटकर भी कुछ सोच सकती है। सामान्यतः न्यायालय ये कहते हैं कि हम तो वही करेंगे जो कानून में लिखा है, लेकिन यदि बात इस तरह की हो, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो या किसी और तरह, तो अदालतों को ये जिम्मेवारी बनती है, और अदालतें ऐसा अगर सोचती हैं कि इस मैटर में हमें न्याय देना ही है चाहे यहाँ कुछ भी हो, तो तब वो न्यायालय की उस चीज़ को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। और ये जब अदालतें सुओ मोटो एक्शन लेती हैं तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म, अक्सर न्यायालय को तब ये करना पड़ता है जब सरकार या प्रशासन या स्टेट अथॉरिटीज़ अपनी ड्यूटी करने में लापरवाही करती हैं या उससे गलत काम करती हैं, तब जुडिशियल एक्टिविज्म का सिस्टम शुरू होता है। न्यायालय अपने आप उस पर आगे जाकर करते हैं। तो यहाँ जो केस था, जब श्री राम फूड में, क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही, लगभग 1-2 साल पहले ही भोपाल गैस कांड हुआ था, उससे कोई सबक नहीं लिया। और ये जो फैक्ट्री थी, ये श्री राम फूड से दिल्ली के शहर के बीच में बसी हुई थी, और वहाँ जहरीली गैस, जो ओलियम नाम की जहरीली गैस थी, वो 3-4 दिन के अंदर 2 बार लीक हो गई, और उससे एक वकील साहब की डेथ हो गई और 1-2 लोग और भी जख्मी हुए, बीमार हुए। तब कोर्ट ने, अब MC मेहता साहब ने रिट लगाई, तो उन फैक्ट्री वालों ने विरोध किया उस रिट का। तो MC मेहता साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम यहाँ कुछ नहीं देख सकते, हम सरकार के कानून बनाने का इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए हम आगे आकर ये आदेश देते हैं कि फैक्ट्री को इस तरह से उस चीज़ को कवर किया जाए कि आगे से दुर्घटना ना हो। और क्योंकि फैक्ट्री बंद हम नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ लगभग 4-5 हज़ार लोग हैं जो बेरोज़गार हो जाएंगे, इसलिए इस तरह का बंदोबस्त हो कि दोबारा गैस लीक ना हो। और कम से कम आप 40 लाख का दो फंड बनवाए थे उन्होंने, 40 लाख के 2 फंड्स बनाइए रिजर्व में, कि यदि इस तरह से कभी दोबारा दुर्घटना हुई तो मजदूर या किसी और व्यक्ति को जो नुकसान होगा इस फंड में से दिया जाएगा। इस शर्तों पर उन्होंने कानून में प्रोविज़न ना होते हुए भी ये प्रावधान दिया था, और उन मरने वाले लोगों को भी वहाँ उन्होंने क्लेम दिलवाया था। इसी को कहा गया जुडिशियल एक्टिविज्म। फिर चलते हैं आगे। यहाँ जो ये कानून 6-7 है आपको स्वयं ही तैयार करने हैं। फिर आता है इसका आगे टॉपिक इंटरनेशनल रिजीम, अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था। तो ये सारी शासन व्यवस्था जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए बनी हुई है, तो सामान्यतः जो इंटरनेशनल लेवल की जो संस्थाएं होती हैं, जैसे UN है, हमारा UNO है, तो वो बहुत वहाँ सख्त कानून नहीं होते, क्योंकि एक देश का शासन नहीं है, सभी देशों को आपसी सद्भाव से और आपसी समझदारी से कानून मानने हैं। यदि वो नहीं मानेंगे
तो कठोर कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी का कुछ बिगाड़ा ज़्यादा नहीं जा सकता, इसलिए उस व्यवस्था को इंटरनेशनल रेजीम कहा जाता है। और ये सामान्यतः ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ लोग अपनी इच्छा से काम करते हैं और सोचते हैं कि इच्छा से काम किया जाना चाहिए। ये इसको ए मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसी जो निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होती, बनाई होती है, आप देखते हैं कि वर्ल्ड में कभी एक देश दूसरे का फेवर कर रहा है, दूसरे के साथ है। चीन पहले हमारा दोस्त था, आजकल खिलाफ है, आजकल वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान हमारा भी आजकल मित्र नहीं है। ईरान जो हमारा मित्र था वो आजकल चीन पाकिस्तान के साथ है। तो इस तरह से बहुत सा, जो कनाडा का भी हमारा मित्र था, आजकल किसानों के मामले में वो भी कुछ अलग तरह के बयान दे रहा है। तो इस तरह से संस्थाओं के नियम और कानून जिस तरह से पड़ोसी बदलते हैं, ऐसे ही वर्ल्ड में बदलता रहता है। और ऐसी ही व्यवस्था है जो पर्यावरण की चिंताएं करती है। तो इसको कहा जाता है इंटरनेशनल रेजीम, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या संस्थाएं हैं, ये आपको बताना है। इसमें अगला है यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट टू डेवलपमेंट। यूएन ने या यूनाइटेड नेशन ने ऐसी कौन सी घोषणा की थी जो कहती है कि विकास करना सबका अधिकार है? तो 4 दिसंबर 1986 को ऐसी एक घोषणा हुई थी। एक संस्था का उसका बनाया गया था नाम। तब उन्होंने 4 दिसंबर 1986 को, जब हमारे यहाँ एक एक्ट आया है पोल्यूशन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986, तो वो जो घोषणा थी उसमें कहा गया अबाउट द डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कंसर्न, वातावरण और विकास की चिंताएं भी की गई। और ये कहा गया कि सब देशों का, सब लोगों का ये अधिकार है कि वो अपने साधनों का इस्तेमाल करते हुए विकास करें, लेकिन साथ ही वो इस तरह से करें कि पर्यावरण का नुकसान ना हो। दूसरा राष्ट्र कुछ बेतुकी शर्तें लगाकर उनको रोक नहीं सकता, लेकिन इनके नतीजे ये हैं कि आज सभी देशों पर, हमारे पर भी, हमारे जो आप देख रहे हैं ना, बहुत सारी बसें, कारें नए नए मॉडल में आती है। कभी लिखा रहता है BS1, BS2, BS4, BS5, और डीजल पेट्रोल का भी वेरिएशन आता है। हमारे दिल्ली से गाड़ियों को निकाला जाता है, न्यू मॉडल की जो चीज़ें आती हैं कि इस तरह का करो। उसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंजन, ऐसी ऑटोमोबाइल, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करे और पर्यावरण को बचाए। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं रिलेशन के माध्यम से, यूएन के माध्यम से हम पर पहुंचती है और हमारी सरकारें फिर उसको लागू करती हैं। इसी तरह से आता है यूएन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी, स्वीडन देश है। वहाँ जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे देशों की जो मीटिंग हुई थी, उसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ये 1972 में हुई थी। शॉर्ट में इसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र का वातावरण पर प्रोग्राम हुआ था, उसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और वातावरण के बारे में ही वो हुई थी कि वातावरण का कैसे, ये सबसे पहली जो तब हुई थी, ये तब की बात है 1972 की। फिर हुई रियो कॉन्फ्रेंस। वातावरण से संबंधित जितनी मीटिंगें अलग अलग जगह पे होती हैं, उसी नाम से उसको संबोधन कर दिया जाता है। रियो, तो रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी है, वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसके कई नामों से लिखा जाता है और आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही आ सकता है, आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट कहा जाए। अर्थ मीन पृथ्वी, समिट मीन सम्मेलन। रियो दी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जा सकता है, इसको रियो सम्मेलन भी कहा जा सकता है, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं और अर्थ समिट भी कह देते हैं। तो ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। 3 से 14 जून 1992 को ये हुई थी रियो कॉन्फ्रेंस। और वातावरण में प्रदूषण और वातावरण में प्रदूषण को कैसे कम किया जाए ताकि तरक्की भी हो और कैसे कैसे चीज़ें बढ़े, इन चीज़ों पर ये मीटिंग सारे देशों की, जो यूएन के मेंबर्स हैं, उनकी हुई थी। फिर आता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब ये है, अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल खेती करने के लिए बड़े बड़े ग्रीन कलर के तंबू जैसे बना दिए जाते हैं, जिनको ग्रीन हाउस कहा जाता है। उसका मतलब है कि वो उसके चारों तरफ अंदर उसके सर्दी में भी पौधे रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते। सब्जियां एडवांस स्टेज में पैदा की जा सकती हैं उसमें अंदर वातावरण, क्योंकि प्लास्टिक से वातावरण
टेम्परेचर बाहर नहीं जाता, इसलिए उसको ग्रीन हाउस कहा जाता है। वो ग्रीन कलर का होता है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारी पृथ्वी का वातावरण है, वायुमंडल है, उसमें जब फालतू गैसें, जो पोल्यूटेड गैसेज हैं, जो पोल्यूशन करने वाली गैसें, जैसे क्लोरोफ्लोरोब्रोमो वो गैसेज हैं जो हमारे एसीज में इस्तेमाल होती हैं। एसी चलाने में, चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे घरों का हो, चाहे फ्रीजर का एसी हो, चाहे एरोप्लेन का एसी हो, उन सभी में जो गैसेज होती हैं उनको क्लोरोफ्लोरो गैसेज कहा जाता है। वो 5 प्रकार की गैसें, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो हैलोजन गैसेज भी कहते हैं, उनको हैलोजन भी कहते हैं, और वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। और वो जब बहुत बढ़ जाती हैं तो वातावरण हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे वातावरण पृथ्वी का है एक सिस्टम पर बना हुआ कि इससे ज़्यादा वातावरण नहीं होना चाहिए, तो वो उसको कंट्रोल करती हैं। जब वातावरण ज़्यादा बढ़ता है तो उसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। फिर आता है ओजोन डिप्लीशन। अब इसमें आता है कि हमारे वातावरण, हमारी पृथ्वी से लगभग सैकड़ों किलोमीटर ऊपर इस तरह का वातावरण है कि ओजोन की लेयर बनी हुई। ओजोन एक गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की बड़ी बहन। ऑक्सीजन को O2 कहते हैं और ओजोन को O3 कहते हैं। ऑक्सीजन, जिन्होंने साइंस पढ़ी उनको पता होगा, ओजोन ऑक्सीजन की बड़ी बहन कह सकते हैं। और उसकी ऊपर जाने के बाद एक लेयर बनी हुई है हमारे वातावरण पे। वो लेयर जो है सूरज की तरफ से आने वाली जो हानिकारक रेडिएशन है उनको रोकती है। लेकिन जब नीचे से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जो लेयर है वो ख़त्म होती है और रेडिएशन से ऊपर से सूरज की तरफ से हानिकारक रेडिएशन आने का खतरा है। फिलहाल जो हम तक सूरज की रोशनी पहुंचती है वो उससे छनकर आती है और हानिकारक रेज, हानिकारक किरणें हम तक नहीं पहुंच सकती। तो ये इनका चिंता है वातावरण प्रेमियों की या वातावरण साइंटिस्ट की, कि जब बहुत ज़्यादा हमारी पृथ्वी पर बनेगा ये ओजोन, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, तो उससे वो जो ओजोन लेयर है वो ख़त्म होगी। उस ओजोन लेयर को ख़त्म होने, कम होने को ही ओजोन डिप्लीशन कहा जाता है। क्षय या क्षरण होना, जिसको धीरे धीरे गलना किसी चीज़ को कहते हैं, क्षय होना या क्षरण होना, इसलिए उसको बचा के रखा जाए, ये इसमें बताया गया है। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बहुत तरह की चीज़ें होना, जैव विविधता। यहाँ सारी जीवित चीज़ों की बात की गई है। बायोडाइवर्सिटी, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर चीज़ हमारे वातावरण में वो तभी तक जिंदा है जब तक सबको अपना अपना उचित वातावरण मिलता है। यदि हर एक का वातावरण जरा सा भी आगे पीछे होगा तो वो प्रजाति या तो नष्ट हो जाती है या नष्ट होने की ओर पहुंच जाती है, और इस तरह से फिर जैव विविधता नहीं होगी और हमें विभिन्न तरह की चीज़ें, प्रकृति पर रंग और चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए भी खतरा है और अंत में हमारे लिए भी खतरा है। अब लीडिंग केसेज की ज़रा सी बात करें। MC मेहता 1987 वाला श्री राम फूड्स वाला मामला है, बता दिया। दूसरा है 88 वाला कानपुर टैनरी है, जिसको गंगा प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये तमिलनाडु की एक नदी है, पलार करके, पमार नहीं, पलार नदी है, उसमें प्रदूषण होता था और फिर उस प्रदूषित पानी से हज़ारों एकड़ ज़मीन जो थी वो खेती वाली ख़त्म हो गई। तो कुछ लोगों ने, वेल्लोर शहर के नागरिकों ने एक फोरम बनाया, मिलकर कमेटी बनाई और उस समिति यानी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई ताकि उस नदी को, गंदे पानी को रोका जा सके होने को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना के अपने लोगों की अमिकस क्यूरी की, भेजा, जांच पड़ताल करवाई और फिर अंत में डायरेक्शन पास की। उन्होंने कहा कि हम विकास की कीमत पर विनाश नहीं होने देंगे। दोनों चीज़ें एक तरह से होनी चाहिए, यानी एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, दोनों को बराबर चलना चाहिए। दोनों एक दूसरे का नुकसान करते हुए नहीं चल सकते। विकास होना ज़रूरी है लेकिन पर्यावरण बचाना भी ज़रूरी है। चौथी है तरुण भरत सिंह संघ
अलवर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये हमारे राजस्थान के व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह। इनका कॉमन मैन नाम, इनको वाटरमैन भी कहा जाता है। इन्होंने पानी बचाने के तरीकों पर काफ़ी काम किया है। तो अलवर के पास रहते, तो अलवर जो है वो राजस्थान का शहर है, जो सरसिका राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ बाघ वगैरह काफ़ी इन दिनों हैं। कल भी एक वीडियो आई थी जिसमें 2 फीमेल टाइग्रेस जो बाघने थी आपस में लड़ रही थी टेरिटरी के लिए। तो वहाँ बहुत सारी माइनिंग होती है पत्थर, क्योंकि बहुत है, इसलिए इलीगल रूप से भी लोग वहाँ से निकालते हैं। अभी 2 महीने पहले वहाँ पत्थर निकालने वालों ने हमला करके होमगार्ड के एक जवान को ट्रैक्टर के नीचे शायद देकर मार दिया था और एक को नुकसान पहुँचाया था। तो वहाँ बहुत सारे इस तरह की, तो इन्होंने जो भरत सिंह हैं, तरुण भरत सिंह के मिस्टर राजेंद्र सिंह है, इस फॉरम ने इस कमेटी ने वहाँ रिट लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ जो पत्थर खनन हो रहा है, एक तो उस एरिया को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया हुआ, डिक्लेयर किया, और वहाँ बाघों का संरक्षण किया जाता है और लोग पत्थर निकालते हैं तो इससे बाघ डिस्टर्ब होते हैं और उस एरिया का सत्यानाश कर रहे हैं। वो अरावली पर्वतमाला की चेन में आता है, अलवर के बिल्कुल पास है। तो पांडवों का भी वहाँ पांडु पोल भी है और दूसरी चीज़ें भी वहाँ अच्छी बताई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ काफ़ी कमेटियाँ वगैरह बनाई और उन पर रोक लगाने की कोशिश की राज्य सरकारों को, लेकिन ये पूरा सिस्टम नहीं हो रहा। आज भी वो काम हो रहे हैं, लोग इलीगल खनन वहाँ से करते हैं और लोग जंगलों में भी वहाँ पार्क के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, उनको भी हटाने की बातें चलती रहती हैं। फिर है एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेज प्रोफेसर MV नायडू। तो ये आंध्र प्रदेश का मामला है। ये प्रोफेसर MV नायडू महोदय थे। वहाँ जो आंध्र प्रदेश का जो एक सिस्टम था, वहाँ उन्होंने जो नहरों का पानी था, पीने वाला पानी था, वो पोल्यूट हो रहा था। तो वहाँ जो आंध्र प्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो आप दूसरे नियमों में पढ़ेंगे, सारे नियमों में राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो कंट्रोल बोर्ड बने हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उनको उन्होंने कहा कि आप इस तरह की एक्टिविटी कीजिए कि आसपास के पानी जो पीने वाला है लोगों का, वो प्रदूषित होने से रुके। तो कंट्रोल बोर्ड की कुछ अपनी मजबूरियां थी, तो उनके खिलाफ वहाँ के हाई कोर्ट में कुछ केस पास हुए पोल्यूशन बोर्ड के। फिर पोल्यूशन बोर्ड जो जब उनके खिलाफ हाई कोर्ट में, आंध्र हाई कोर्ट में उनके खिलाफ हो गया केस, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसने काफ़ी सारी डायरेक्शंस दी, कई कमेटियाँ वगैरह बनी, ताकि सभी राज्यों को उनके साथ, आंध्र के साथ उन्होंने बहुत सारे राज्यों को कहा कि आप प्रदूषण रोकने के उपाय कीजिए ताकि जनता का जीवन बचे और सारे लोग प्रदूषण से मुक्त हों। तो इस तरह से ये चलता है, तो आप इसको करें। ओके, अब अपने आराम से आप इसको एक एक चीज़ को समझते हुए करें। ओके, थैंक यू, गुड लक, फिर मिलते हैं।